हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसिड और बेस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसको समझ गए तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको आगे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ को समझने की। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है ना। यानी अम्ल और क्षार की धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये हमारा जो है पहला टॉपिक होगा, ठीक है ना। इसमें ये याद रखना है कि जो एसिड और बेस होते हैं वो मेटल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको एक रिएक्शन जैसे याद रखनी ज़रूरी है। वो क्या है कि सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 की, तो एसिड, है ना। एसिड जब मेटल के साथ मिलते हैं, याद रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या देते हैं, तो वो देते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई एसिड होगा किसी भी मेटल के साथ मिलेगा, जब भी कोई अम्ल होगा वो अगर किसी धातु के साथ मिलता है तो हमेशा क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, ठीक है। आपको ये सबसे पहले याद रखना है, ठीक है ना। यही तो हमसे पूछा गया है, हमारा जो पहला है कि अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, उसमें से भी हम सबसे पहले अम्ल की बात करते हैं। तो अम्ल अगर धातु के साथ मिलता है तो क्या अभिक्रिया करता है, तो हमने अभी यहाँ पे देखा अम्ल यानी एसिड धातु यानी मेटल के साथ अगर मिलता है तो क्या देता है, वो देता है एक सॉल्ट देता है और एक हाइड्रोजन। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, ठीक है ना। तो आपकी बुक पे जैसे यहाँ दिया गया है, देखिए इन्होंने धातु दिया है जिंक, देख रहे हैं ना आप, दानेदार जिंक। धातु कौन सी दी हुई है, जिंक, ठीक है ना, एक धातु है जिंक। और अम्ल दिया है, क्या दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H2SO4, ठीक है ना। तनु, याद है ना, सांद्र और तनु, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो क्या कर दिया है कि इन्होंने यहाँ क्या किया है, H2SO4 में क्या जिंक डाल दिया है, जिंक के दाने डाल दिया है। तो अब इसमें से कुछ बुलबुले निकलते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, ठीक। अब इसको यहाँ से बाहर निकाला और एक पाइप के थ्रू बाहर रख दिया। अब कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें हाइड्रोजन गैस बनी है, तो इसके लिए एक पॉप टेस्ट होता है। देखिए एक जलती हुई मोमबत्ती को इस के समीप लेंगे, ठीक है ना, इस ट्यूब के समीप लेंगे। इस ट्यूब से कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो जैसे ही एक जो है जलती हुई मोमबत्ती को यहाँ ले जाएंगे तो पॉप की ध्वनि आती है, कैसी, पॉप, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉप टेस्ट करते हैं ना। इसमें एक पॉप की ध्वनि आती है। तो बस ये सिंपल सा है, इसको हम आगे देखते हैं होता है क्या है, ठीक है। अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं। देखिए यहाँ भी हमने थोड़ा बहुत ट्राई किया है इसको समझने का कि कैसा, वही सब है जो आपने अभी आगे देखा है, इसमें भी वही सब है, ठीक है ना। तो देखिए इसका रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देखो धातु, धातु हमने कौन सी ली है, Zn, ठीक है ना। धातु कौन सी ली है हमने, Zn। तो हम यहाँ Zn लिखेंगे सबसे पहले, Zn, यही है धातु, प्लस अम्ल के साथ। अच्छा एक काम करते हैं, जो हमने लिखाया था उसी के हिसाब से लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमने लिखा था एसिड। तो हम सबसे पहले कौन सा एसिड लेते हैं भाई, यहाँ हमने लिया है H2SO4 लिया है ना, प्लस धातु कौन सी ली है हमने, जिंक, यही धातु ली है। तो गिब्सस हमें क्या देगा, एक सॉल्ट देगा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस देगा। तो आपको सबसे पहले हाइड्रोजन गैस लिख देना है ताकि गलती ना हो, ठीक है। अब सॉल्ट देखो कौन सा बन रहा है भाई, ये H2 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या बचा, ZnSO4, बस यही तो है। तो आपके एग्ज़ाम में आएगा कि यदि जो है दानेदार जिंक, देखो एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है, दानेदार जिंक, ठीक है, जिंक कैसा है, दानेदार है, ठीक है। तो जब जिंक को H2SO4 में डाला जाता है तो क्या होता है, तो आपको सीधे लिखना है। आपको वैसे भी रिएक्शन पता है कि जब किसी धातु को अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो एक सॉल्ट देता है ना, एक लवण देता है और हाइड्रोजन गैस देता है ना। आपको ये लिखना है, बस इतना सा आंसर है और आपको एक नंबर पक्के। चलिए ठीक है, अब देखते हैं और एसिड के जिंक के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम क्या करते हैं, HCl लेते हैं भाई। देखो पहले हमने H2SO4 लिया अम्ल, अब हम लेते हैं HCl, ले लिया हमने HCl।
जिंक से ही कराते, वैसे मैग्नीशियम वगैरह से भी करा सकते हो, तो चलो छोड़ो कन्फ्यूजन हो जाएगी, हम जिंक से ही करा लेते हैं सबकी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हमें पता है बनेगा क्या, हाइड्रोजन तो बनेगा, हाइड्रोजन पहले ही लिख देना है, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो हमें। तो आपने जो है हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया है। अब देखिए ये जो बनाता है ये क्या बनाता है, ZnCl2, ये आपको याद रखना है। देखो Cl2 ZnCl2 बनाता है। अब यहाँ देखो बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं Cl यहाँ कितना है, 2 एटम, जबकि यहाँ एक है, तो बैलेंस करेंगे, इसके आगे कितने लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है इसके आगे कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना। बैलेंसिंग करने के लिए इसके आगे हमने कितना लिखा, 2HCl। अब जब 2HCl यहाँ लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है अब हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन भी हो गया, यानी अब बैलेंस हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। Zn जिंक ने HCl के साथ भी हाइड्रोजन दिया और एक सॉल्ट दिया, सबके साथ ये क्या देगा, सभी अम्लों के साथ धातुएं क्या देंगी, सॉल्ट देंगी और क्या देंगी, हाइड्रोजन देंगी, ठीक है ना। अब चलिए तीसरे पर चलते हैं भाई। अब हम एक और लेते हैं HNO3, ठीक है ना, HNO3, ये सब इनके नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर से हम जिंक के साथ ही कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले क्या लिखना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब एक सॉल्ट बनेगा, लेकिन सॉल्ट के भी आपको जो है याद होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक है ना। सॉल्ट कौन सा पड़ेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, ये बनेगा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ NO3 का होल ट्वाइस, यानी N कितनी बार है, 2 है, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे इसके आगे 2 लिख देते हैं, तो अपने आप ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब एक और एसिटिक एसिड लेते हैं भाई, है ना, जब हमने इतना ले ही लिया एक और लेते हैं। देखो इस मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप किसी भी अम्ल के साथ अगर धातुओं की अभिक्रिया कराओगे, ठीक है ना, आपको ये बात समझनी है। तो क्या होगा, एक तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस देगा और दूसरा वो सॉल्ट एक लवण देगा। तो इसका लवण क्या होता है, CZn, सॉरी, तो क्या होता है इसका, ZnCH3COO का होल ट्वाइस, ठीक है ना, ये लवण है, ये भी एक लवण है, ये भी लवण ही। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये वाला हमें याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये 1 नंबर में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दानेदार जिंक को जब H2SO4 में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो आपको सिंपल सा ये रिएक्शन लिखनी है ना, कि जब किसी भी धातु को अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो वो एक लवण देता है, एक सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन देता है। तो यहाँ भी जब हमने जिंक को H2SO4 के साथ मिलाया तो हाइड्रोजन गैस निकली और ZnSO4 एक सॉल्ट मिला हमको, बस इतना सा है। और आपका 1 नंबर कन्फर्म, या 2 नंबर, कभी कभी ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हुआ, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं बेस के साथ क्या कर रहा है, ठीक है। ये भी हमने कहाँ देखा था, एसिड के साथ देखा था। अब हम कहाँ देखेंगे, बेस के साथ देखेंगे कि हो क्या रहा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हो क्या रहा है। अब यहाँ आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं जहाँ ये बनाया हुआ, देखिए इन्होंने भी ये लिखा है ना, लिखा है यहाँ पे, देखिए अम्ल यानी एसिड जब मेटल के साथ मिलता है तो एक सॉल्ट देता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो सेम चीज़ होती है आपके किसके साथ, क्षार के साथ, ठीक है। सेम का मतलब क्या होगा, बेस, ठीक है ना। जब बेस हो, ये एसिड था अभी तक, अब हम यहाँ एसिड की जगह बेस ले लेते हैं। बेस अगर किसी मेटल के साथ, धातु के साथ मिलता है तो सेम वही चीज़ देता है, क्या, सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, सेम वैसे देगा जैसे अम्ल दे रहा था। क्षार भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके वही सब कुछ देता है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यही एक है। तो NaOH प्लस Zn, हर जगह जिंक को NaOH के साथ मिलाया तो हमें एक सॉल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है ना। बस यही देखिए आपके पास इतना ही आएगा और 2 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 2 रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी ज़रूरी है, कौन कौन सी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है।
आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले आपको इसको आप शॉर्ट में लिखिए, एसिड ऑब्लिक बेस, यानी अगर या एसिड हो या चाहे बेस हो, ये अगर मेटल के साथ कोई भी अभिक्रिया कर रही हैं, मेटल के साथ अगर कोई भी अभिक्रिया करती हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? हमको प्राप्त होता है सबसे पहले एक सॉल्ट और प्लस एक हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि जब अम्ल या क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हम कैसे करते हैं भाई, है ना? पॉप टेस्ट, जो हाइड्रोजन गैस का अगर परीक्षण करना हो तो मैंने अभी आपको बताया POP, पॉप टेस्ट, इम्पोर्टेंट है ये भी। पॉप टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है कि ये जानने के लिए कि हाइड्रोजन गैस बनी है या नहीं बनी है, तो क्या कर देते हैं हम, जहाँ से भी गैस निकल रही होती है वहाँ पे हम एक मोमबत्ती ले जाते हैं, कैंडल ले जाते हैं, ठीक है, और जलती हुई कैंडल ले जाते हैं। वो जलती हुई कैंडल जैसे उसके पास ले जाएंगे तो वहाँ से पॉप की ध्वनि आ जाएगी, ठीक है ना। एसिड के साथ हमने एग्जाम्पल दिया था किसका, H2SO4 प्लस Zn दिया था, गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस हमें देगा ही देगा, प्लस जो बचा वो हमें जो है एक सॉल्ट देगा, तो ZnSO4 देगा ना, हमने अभी ये पढ़ा था। और NaOH बेस के साथ देखिए, क्षार के साथ हमने देखिए, क्षार ये है NaOH प्लस Zn, हमें ये क्या देता है ना, एक सॉल्ट देगा, ये होता है आपका सॉल्ट प्लस H2, सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी, सोडियम जिंकेट, CaTe। तो इस तरीके से जो है अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करने पर ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।